ओके, तो देखो आज मैं हिंदी में बोलूँगा। मैं एक शॉर्ट ओवरव्यू दूंगा एक टॉपिक पे, लेक्चरेट पे हिंदी में, और समझा दूंगा उस टॉपिक को, क्योंकि जब आपके पास जब ये लेक्चर टॉपिक आए तो बस आप वो माइंड में एक आइडिया रहे और आपको ये याद रहेगा, देन यू कैन स्पीक लाइक यू विल बी कॉन्फिडेंट अबाउट दैट। तो पहला टॉपिक अपना ये है आर्मेनिया अज़रबैजान कॉन्फ्लिक्ट। तो इसको स्टार्ट करते हैं। पहले लोकेशन देखोगे तो ये रशिया, टर्की, ईरान और जो कैस्पियन सी है उसके बगल में है। और आर्मेनिया अज़रबैजान के बारे में कुछ जानोगे तो 99% आर्मेनिया में क्रिश्चियन है और 99% अज़रबैजान में मुस्लिम है, और दोनों देश सेकुलर है। और हिस्ट्री ऑफ डिस्प्यूट अब देखते हो तो यहाँ पे कोई रिलीजन का डिस्प्यूट नहीं है। यहाँ पे एक जगह है, जैसे कश्मीर है इंडिया पाकिस्तान के बीच में, वैसे ही नागोर्नो काराबाख एक रीजन है जो डिस्प्यूटेड लैंड है। पहले ये दोनों आर्मेनिया अज़रबैजान सोवियत यूनियन का पार्ट था, और 1999 से पहले भी दोनों के बीच में ये डिस्प्यूट ही था, जब वो दोनों स्टेट था सोवियत यूनियन का, लेकिन दोनों का डिस्प्यूट था ही इसके बीच में ये। लेकिन जब डिसइंटीग्रेशन हुआ 1991 में सोवियत यूनियन का, तो मॉस्को ने डिसाइड किया कि जो ये रीजन है नागोर्नो काराबाख वो अज़रबैजान को दे दिया जाए। लेकिन उस रीजन के 95% लोग आर्मेनियन थे। तो आर्मेनियन वहाँ पे जो सेपरेटिस्ट थे वो आर्मेनिया गवर्नमेंट की सहायता से उसने उस कब्जा या जगह को कैप्चर कर लिया। उसके बाद हम लोगों ने देखा है कि हर एक साल लगभग वहाँ पे कुछ ना कुछ होते रहता है, क्लैशेस, कॉन्फ्लिक्ट और डाई ऑफ पीपल। अब डिस्कस करता हूँ मैं कि यहाँ पे की प्लेयर्स कौन कौन है। पहला है रशिया। रशिया का मिलिट्री बेस आर्मेनिया में भी है और वो अज़रबैजान को वेपन भी सप्लाई करता है। सेकेंड है टर्की। टर्की का इस जगह में इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है और वो स्ट्रेटजिक पार्टनर भी है अज़रबैजान का, और वो आर्मेनिया को बहुत मतलब उसको देखना नहीं चाहता है, ऐसा समझ लो। और जो मेन रीजन है ना अज़रबैजान को साथ देने का, वो है ऑयल इम्पोर्ट और इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है अज़रबैजान का टर्की में। उसके बाद हम देखते हैं इंटरनल पॉलिटिक्स। ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो अज़रबैजान में डिक्टेटरशिप है, वहाँ पे हैदर अली थे पहले, उसके बाद इब्राहिम अली है जो 2003 से अभी तक प्रेसिडेंट है, और उसने भी अपने बेटे को प्रेसिडेंट बन जाए इसके लिए वो एज क्राइटेरिया है उसे घटा के 18 कर दिया। और इस वजह से ना वहाँ पे लोग ज़्यादा ही कुछ देश प्रेमी है, जिस वजह से जब युद्ध का या कॉन्फ्लिक्ट की बात आती है तो वहाँ का जो रीजनल इशूज़ है, अनएम्प्लॉयमेंट, फूड शॉर्टेज, जो गरीबी, ये सब, तो उसको भूल जाते हैं। तो इसका फ़ायदा वहाँ का वो उठाता है और प्रेसिडेंट, और टाइम पे दोनों साइड ऐसा ही होता है। और इसीलिए अज़रबैजान का डेमोक्रेसी इंडेक्स में 146 रैंक है। उसके बाद देखता हूँ इसका इम्पैक्ट क्या है क्लासेस का। तो फर्स्ट इम्पैक्ट जो वो होता है डिस्टेबलाइज द रीजन, एवरी ईयर ऐसा होता ही है। और सेकेंड सिविलियन कैजुअलिटी होती है। 2020 तक अगर डेटा देखोगे 6500 पीपल की मरे हैं लोग। उसका जो फर्स्ट नागोर्नो काराबाख युद्ध हुआ था उसमें लगभग 30,000 पीपल डेड किए थे। उसके बाद इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी आता है, क्योंकि जो ग्लोबली जो अज़रबैजान है वो ऑयल एक्सपोर्टर है, तो ग्लोबली इसका इम्पैक्ट पड़ता है। यूरोप और एशिया में अपना क्रूड ऑयल भेजता है। उसके बाद इंटरनेशनल इन्वॉल्वमेंट होता है इस रीजन में, पहला रशिया और यूनाइटेड नेशन। और 2020 सितंबर अक्टूबर के मंथ में अज़रबैजान ने भारत को भी बोला था, प्रपोजल दिया था मेडिएट करने का दोनों के बीच में। अब इंडिया का स्टैंड अगर तुम देखते हो तो इंडिया का स्टैंड न्यूट्रल है। इंडिया का दोनों दोस्त है, लेकिन ज़्यादा दोस्त अगर देखोगे तो आर्मेनिया है। भारत ने आर्मेनिया को रिसेंटली मिसाइल्स भी दिए हैं। 2020 में स्वाति मिलिट्री रडार सिस्टम भी दिया है। और अज़रबैजान से भारत क्रूड ऑयल भी लेता है, और अज़रबैजान एक एससीओ का वो डायलॉग पार्टनर भी है। और भारत जो पार्ट है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का, उसका भी वो हिस्सा है। अगर हम कंक्लूजन में देखते हैं तो इंडिया का न्यूट्रल पोजीशन बहुत अच्छा है यहाँ पे, और इंडिया को आर्मेनिया का सपोर्ट हल्का करना ही चाहिए, क्योंकि अज़रबैजान, पाकिस्तान और टर्की एक साथ मिलकर कश्मीर के इशू हमेशा रेज करते हैं। इस हिसाब से इंडिया का न्यूट्रल पोजीशन अगर ज़्यादा रहता है तो वो पीस के लिए बढ़िया है, और यूनाइटेड नेशन को यहाँ पे ज़्यादा दखल अंदाजी करनी चाहिए, न कि रीजनल पावर को। थैंक यू।